The Silver Screen presenting House of the Dragon Season 1। कहानी की शुरुआत लगभग 100 साल पहले की होती है, जब टारगेरियन वंश पूरे वेस्ट्रोस पर राज कर रहा था और उनके पास कई शक्तिशाली ड्रैगन थे। उस समय राजा जेहेरिस टारगेरियन बूढ़े हो चुके थे और उनके बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए पूरे राज्य के बड़े बड़े लॉर्ड्स की एक सभा बुलाई गई। कई दावेदारों में से आखिरकार 2 नाम सामने आते हैं, राजकुमारी रेनीज टारगेरियन और प्रिंस विसेरिस टारगेरियन। लॉर्ड्स अंत में विसेरिस को चुनते हैं और वह नया राजा बन जाता है। कुछ साल बाद राजा विसेरिस की पत्नी रानी एमा फिर से गर्भवती होती हैं। विसेरिस को पूरा विश्वास होता है कि इस बार उन्हें एक बेटा मिलेगा जो आगे चलकर सिंहासन संभालेगा। इसी खुशी में एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। उधर राजा का छोटा भाई प्रिंस डेमन टारगेरियन राजधानी की सुरक्षा सेना का प्रमुख है। डेमन बहादुर और खतरनाक योद्धा है, लेकिन उसका स्वभाव बेहद हिंसक है। राजा के सलाहकार ओटो हाईटावर बार बार विसेरिस को चेतावनी देते हैं कि डेमन भविष्य में एक समस्या बन सकता है, लेकिन राजा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। टूर्नामेंट के दौरान एक युवा योद्धा क्रिस्टन कोल सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो कई अनुभवी योद्धाओं को हराकर अपनी पहचान बना लेता है। इसी बीच महल में एक बड़ी त्रासदी घट जाती है। रानी एमा की डिलीवरी के समय गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। डॉक्टरों के सामने एक कठिन फैसला होता है, मां को बचाया जाए या बच्चे को। राजा अपने होने वाले बेटे को बचाने की उम्मीद में एक जोखिम भरा फैसला लेता है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। रानी एमा की मृत्यु हो जाती है और जन्म लेने वाला शिशु भी कुछ समय बाद मर जाता है। एक ही दिन में राजा अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों को खो देता है। इस घटना से पूरा राज्य शोक में डूब जाता है। कुछ समय बाद एक और विवाद खड़ा हो जाता है। राजा को पता चलता है कि डेमन ने मृत शिशु के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। पहले से दुख और गुस्से में डूबे विसेरिस इस बार अपने भाई को माफ नहीं करते। दोनों भाइयों के बीच तीखी बहस होती है। आखिरकार राजा डेमन को राजधानी से निकाल देता है और उससे उत्तराधिकारी का अधिकार भी छीन लेता है। इसके बाद विसेरिस एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरे राज्य का भविष्य बदल देता है। वो अपनी बेटी रेनेरा टारगेरियन को आधिकारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। रेनेरा अब आयरन थ्रोन की अगली दावेदार बन जाती है। फिर राजा उसे टारगेरियन परिवार का एक बहुत बड़ा रहस्य बताता है। वो बताता है कि उनके पूर्वज एगॉन द कॉन्करर ने एक भविष्यवाणी देखी थी। उस भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर दिशा से एक भयानक खतरा आने वाला है और उससे पूरे वेस्टरोस को बचाने के लिए आयरन थ्रोन पर एक टारगेरियन शासक का होना जरूरी है। एपिसोड के अंत में वेस्टरोस के बड़े बड़े लॉर्ड्स रेनेरा के सामने झुककर उसे भविष्य की रानी के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ अपमानित और गुस्से से भरा डेमन अपनी प्रेमिका के साथ राजधानी छोड़ देता है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत स्टेपस्टोन से होती है, जहां क्रैगहास ड्रहार नाम का एक खतरनाक समुद्री लुटेरा अपने जहाजों के साथ वेस्ट्रोस के व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहा होता है। वो अपने दुश्मनों को मारने के बजाय समुद्र किनारे लकड़ी के खंभों से बांध देता है, जहां केकड़े उन्हें धीरे धीरे जिंदा खा जाते हैं। इसी वजह से लोग उसे क्रैब फीडर के नाम से जानते हैं। उधर रेनेरा को उत्तराधिकारी घोषित हुए 6 महीने बीत चुके हैं। राजदरबार में लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन राजा विसेरिस से कहते हैं कि अगर जल्द ही क्रैब फीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वेस्टरोस का समुद्री व्यापार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजा विसेरिस एसोस के साथ खुला युद्ध नहीं चाहता, इसलिए वो अभी कोई सैन्य कार्रवाई करने से मना कर देता है। इसी दौरान रेनेरा सुझाव देती है कि दुश्मनों को ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन राजा उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बजाय उसे नया किंग्स गार्ड चुनने की जिम्मेदारी दी जाती है। कई बड़े घरानों के योद्धा मौजूद होते हैं, लेकिन रेनेरा उन सब को छोड़कर सर क्रिस्टन कोल को चुनती है, क्योंकि वही अकेला ऐसा योद्धा होता है जिसे असली युद्ध का अनुभव है। दूसरी तरफ
एलिसेंट हाईटावर लगातार राजा विसेरिस का सहारा बनती जा रही है। वो राजा को समझाती है कि राज्य की स्थिरता के लिए उन्हें दोबारा शादी करनी चाहिए ताकि टारगेरियन वंश का भविष्य सुरक्षित रह सके। इसी बीच लॉर्ड कॉर्लिस और उनकी पत्नी रेनीस राजा के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। वे चाहते हैं कि राजा उनकी बेटी लेना वेलेरियन से विवाह कर लें, जिससे दोनों शक्तिशाली परिवार फिर से एक हो जाएं। लेकिन इसी समय एक और बड़ी खबर पूरे दरबार को हिला देती है। राजा का भाई प्रिंस डेमन, जो पहले ही ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर चुका है, वहां से एक ड्रैगन का अंडा चुरा लेता है। यही अंडा राजा के मृत बेटे बेलॉन के लिए रखा गया था। डेमन दावा करता है कि उसकी प्रेमिका मिसारिया गर्भवती है और वह उसी अंडे को अपने होने वाले बच्चे के लिए रखना चाहता है। यह सुनते ही पूरा दरबार गुस्से में आ जाता है। राजा युद्ध नहीं चाहता, इसलिए ओटो हाईटावर खुद सैनिकों के साथ ड्रैगन स्टोन पहुंचता है और डेमन से अंडा वापस करने को कहता है। लेकिन डेमन पीछे हटने को तैयार नहीं होता। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी रेनेरा अपने ड्रैगन साइरेक्स पर सवार होकर वहां पहुंच जाती है। वह बिना तलवार उठाए डेमन से बात करती है और उसे समझाती है कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार डेमन अंडा वापस कर देता है और खून खराबा टल जाता है। हालांकि राजा विसेरिस रेनेरा के बिना अनुमति वहां जाने से नाराज हो जाता है। बाद में पिता और बेटी के बीच लंबी बातचीत होती है, जिसमें राजा समझाता है कि उसे राज्य और परिवार दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। इसके कुछ समय बाद राजा पूरे दरबार के सामने अपने नए विवाह का ऐलान करता है। लेकिन सबको चौंकाते हुए वो लेना वेलेरियन नहीं, बल्कि एलिसेंट हाईटावर से शादी करने का फैसला सुनाता है। यह फैसला सुनकर रेनेरा को गहरा झटका लगता है, क्योंकि एलिसेंट उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वहीं लॉर्ड कॉर्लिस भी खुद को अपमानित महसूस करता है, क्योंकि राजा ने उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया। एपिसोड के आखिर में नाराज कॉर्लिस गुप्त रूप से डेमन टारगेरियन से मिलता है। वह डेमन के सामने एक नई साझेदारी का प्रस्ताव रखता है। दोनों मिलकर स्टेप स्टोन से क्रैब फीडर का सफाया करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर यह युद्ध जीत लिया तो उनकी ताकत और सम्मान दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। यहीं से शुरू होती है एक नई जंग, जो आगे चलकर पूरे टारगेरियन परिवार की किस्मत बदलने वाली है। 3 साल बीत चुके हैं। इस दौरान डीमन टारगेरियन और लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन लगातार स्टेपस्टोन्स में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जीत अभी भी उनसे बहुत दूर है। दुश्मनों का नेता क्रैब फीडर सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय चालाकी से हमला करता है। रात के अंधेरे में वो वेलेरियन के जहाजों पर हमला करता है, और जैसे ही डीमन अपने ड्रैगन के साथ पहुंचता है, वो अपने सैनिकों के साथ गुफाओं में छिप जाता है। इसी वजह से 3 साल बाद भी यह युद्ध खत्म नहीं हो पाता। उधर किंग्स लैंडिंग में भी बहुत कुछ बदल चुका है। राजा विसेरिस अब एलिसेंट हाईटावर से शादी कर चुके हैं। दोनों का एक बेटा एगॉन भी है, जो अब 2 साल का हो चुका है। इतना ही नहीं, एलिसेंट एक बार फिर गर्भवती है। वहीं कभी सबसे अच्छी दोस्त रही रेनेरा और एलिसेंट के रिश्ते अब पूरी तरह बदल चुके हैं। दोनों के बीच पहले जैसी नजदीकियां नहीं रहीं। एगॉन के दूसरे जन्मदिन के मौके पर राजा एक बड़ा शिकार अभियान आयोजित करता है। मान्यता है कि अगर इस दिन सफेद हिरण दिखाई दे जाए तो वह राजा के लिए शुभ संकेत माना जाता है। दरबार के कई लोग अब मानने लगे हैं कि असली उत्तराधिकारी रेनेरा नहीं, बल्कि छोटा राजकुमार एगॉन होना चाहिए। इसी वजह से रेनेरा खुद को अकेला महसूस करने लगती है। शिकार के दौरान वह गुस्से में शिविर छोड़ देती है। उसके साथ केवल उसका किंग्स गार्ड सर क्रिस्टन कोल जाता है। उधर दरबार में रेनेरा की शादी को लेकर कई प्रस्ताव रखे जाते हैं। जेसन लैनिस्टर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन राजा यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। इसके बाद ओटो हाईटावर सुझाव देता है कि रेनेरा की शादी छोटे राजकुमार एगॉन से कर दी जाए, ताकि भविष्य में उत्तराधिकार का विवाद ही खत्म हो जाए। लेकिन लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग इससे बेहतर सलाह देता है। वो कहता है कि रेनेरा की शादी लेनोर वेलेरियन से कर देनी चाहिए, ताकि टारगेरियन और वेलेरियन परिवारों के बीच बढ़ती दूरी खत्म हो सके। उधर जंगल में रात बिताते समय अचानक एक जंगली सुअर रेनेरा और क्रिस्टन पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर मुश्किल से उसे मार गिराते हैं। कुछ देर बाद रेनेरा के सामने वही दुर्लभ सफेद हिरण आता है, जिसकी तलाश पूरा राजदरबार कर रहा था।
लेकिन रेनेरा उसे मारने के बजाय आजाद छोड़ देती है। दूसरी तरफ राजा विसेरिस को सफेद हिरण नहीं मिलता। आखिर में सैनिक एक साधारण हिरण पकड़कर लाते हैं, जिसे राजा मजबूरी में मार देता है। शिकार खत्म होने के बाद ओटो एलिसेंट से कहता है कि चाहे राजा कुछ भी कहे, राज्य के ज्यादातर लोग भविष्य में एगोन को ही राजा बनाना चाहेंगे। लेकिन जब रेनेरा वापस महल लौटती है, तब राजा उसे भरोसा दिलाता है कि वह अभी भी उसकी आधिकारिक उत्तराधिकारी है। हालांकि वह रेनेरा से यह भी कहता है कि अगर उसे अपना दावा मजबूत रखना है तो उसे जल्द ही किसी शक्तिशाली परिवार में शादी करनी होगी। उधर स्टेपस्टोन्स में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। आखिरकार राजा विसेरिस वहां मदद के लिए अपनी सेना भेजने का फैसला करता है। जब यह खबर डीमन तक पहुंचती है तो उसे लगता है कि अब लोग उसकी जीत का श्रेय राजा को देंगे। गुस्से में वो संदेश लाने वाले सैनिक पर ही हमला कर देता है। इसके बाद डीमन एक बेहद खतरनाक योजना बनाता है। वह अकेले ही दुश्मन के सामने जाकर झूठा आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है। क्रैब फीडर उसकी चाल में फंस जाता है और अपने सैनिकों को गुफाओं से बाहर निकाल देता है। डीमन अकेले ही उनसे लड़ता है और बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन यही उसका असली प्लान था। जैसे ही दुश्मन पूरी तरह बाहर आता है, लॉर्ड कॉर्लिस और उसकी सेना चारों तरफ से हमला कर देती है। उसी समय लेनोर वेलेरियन अपने ड्रैगन सी स्मोक के साथ आसमान से हमला करता है और दुश्मनों के भागने का रास्ता बंद कर देता है। अब क्रैब फीडर पूरी तरह घिर चुका होता है। वह जान बचाने के लिए वापस गुफाओं में भागता है, लेकिन इस बार डीमन उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद डीमन बाहर निकलता है। उसके हाथ में क्रैब फीडर की कटी हुई लाश होती है। इसी के साथ स्टेपस्टोन्स का लंबा युद्ध आखिरकार खत्म हो जाता है और डीमन व वेलेरियन परिवार एक बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आयरन थ्रोन के उत्तराधिकार की लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। स्टेपस्टोन्स की जीत के बाद अब राजा विसेरिस चाहते हैं कि रेनेरा जल्द से जल्द शादी कर ले, ताकि उसके उत्तराधिकारी बनने पर कोई सवाल ना उठे। इसी वजह से रेनेरा पूरे वेस्ट्रॉस के बड़े बड़े घरानों का दौरा करती है, जहां कई राजकुमार और लॉर्ड्स उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता। आखिरकार एक छोटी सी बहस दो युवकों के बीच खूनी लड़ाई में बदल जाती है। यह देखकर रेनेरा परेशान हो जाती है और बीच में ही अपनी यात्रा खत्म करके किंग्स लैंडिंग वापस लौट आती है। उसी समय प्रिंस डीमन भी स्टेपस्टोन्स का युद्ध जीतकर राजधानी लौटता है। वो अपने सिर पर एक खास ताज पहनकर दरबार में आता है और खुद को किंग ऑफ द नैरो सी कहता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो ताज अपने भाई राजा विसेरिस के चरणों में रख देता है और उसके प्रति अपनी वफादारी जाहिर करता है। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय बाद रिश्ते कुछ बेहतर होने लगते हैं। उधर रेनेरा और एलिसेंट भी कई दिनों बाद खुलकर बात करती हैं। दोनों मानती हैं कि समय के साथ उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। उसी रात डेमन रेनेरा को आम लोगों की जिंदगी दिखाने के लिए गुप्त रूप से किंग्स लैंडिंग की गलियों में ले जाता है। वहां रेनेरा पहली बार महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को करीब से देखती है। इसी दौरान दोनों को कुछ लोग साथ देख लेते हैं और उनके बारे में अफवाहें पूरे शहर में फैलने लगती हैं। अगले दिन ओटो हाईटावर के जासूस उसे इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं। ओटो तुरंत यह बात राजा विसेरिस को बता देता है। राजा को गुस्सा सिर्फ इन अफवाहों पर नहीं आता, बल्कि इस बात पर भी आता है कि ओटो उसकी बेटी पर नजर रखवा रहा था। दूसरी तरफ एलिसेंट रेनेरा से अकेले में इस बारे में पूछती है। रेनेरा कहती है कि लोगों ने जो बातें फैलाई हैं वे पूरी सच्चाई नहीं है। इसके बाद राजा विसेरिस डीमन का सामना करता है। डीमन इस मौके का फायदा उठाते हुए रेनेरा से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन विसेरिस समझ जाता है कि डीमन का असली मकसद सत्ता के और करीब पहुंचना है। गुस्से में राजा उसे एक बार फिर राज्य छोड़ने का आदेश दे देता है। इन घटनाओं के बाद राजा फैसला करता है कि अब और देर नहीं की जा सकती। वह रेनेरा को आदेश देता है कि उसकी शादी सर लेनोर वेलेरियन से होगी, ताकि टारगेरियन और वेलेरियन परिवार फिर से एक हो सकें। लेकिन रेनेरा भी अपने पिता के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर उसे यह शादी स्वीकार करनी है तो ओटो हाईटावर को राजा के मुख्य सलाहकार के पद से हटाना होगा।
रेनेरा का मानना था कि ओटो हमेशा अपने परिवार के फायदे के बारे में सोचता है, न कि राज्य के। राजा कुछ समय सोचने के बाद यह मान जाता है। आखिरकार ओटो हाईटावर को हैंड ऑफ द किंग के पद से हटा दिया जाता है। एपिसोड के अंत में महल का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। रेनेरा की शादी तय हो चुकी है, ओटो अपनी सबसे ताकतवर कुर्सी खो चुका है और डीमन एक बार फिर राजधानी से दूर भेज दिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में यही फैसले टारगेरियन परिवार के भीतर सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत एक चौंकाने वाली घटना से होती है। प्रिंस डेमन अपनी अलग रह रही पत्नी लेडी रिया रॉयस से मिलने जाता है। दोनों के बीच बहस होती है और डेमन उसकी हत्या कर देता है ताकि यह घटना एक शिकार के दौरान हुआ हादसा लगे। इसके बाद राजा विसेरिस और रेनेरा ड्रिफ्टमार्क पहुंचते हैं, जहां रेनेरा की शादी लेनोर वेलेरियन से तय की जानी होती है। इस शादी का मकसद सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि टारगेरियन और वेलेरियन जैसे दो सबसे ताकतवर घरानों को एक करना था। रेनेरा को पहले से पता होता है कि लेनोर की अपनी अलग निजी जिंदगी है, इसलिए वह उससे साफ कहती है कि दोनों अपनी शाही जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन एक दूसरे की निजी आजादी का भी सम्मान करेंगे। उधर सर क्रिस्टन कोल अब भी रेनेरा से प्यार करता है। वह रेनेरा से कहता है कि दोनों सब कुछ छोड़कर एसोस चले चलते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन रेनेरा इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वो कहती है कि वह आयरन थ्रोन की उत्तराधिकारी बनने का अपना अधिकार नहीं छोड़ सकती। इस जवाब से क्रिस्टन पूरी तरह टूट जाता है। उधर किंग्स लैंडिंग छोड़ने से पहले ओटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट को एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर भविष्य में रेनेरा रानी बनी तो एलिसेंट के बेटे उसके लिए खतरा माने जाएंगे, यानी सत्ता की यह लड़ाई एक दिन उनके परिवार तक भी पहुंच सकती है। इसी बीच लेरिस स्ट्रॉन्ग चालाकी से एलिसेंट को यह संकेत देता है कि रेनेरा को हाल ही में एक खास दवा दी गई थी। यह बात सुनकर एलिसेंट को शक होने लगता है कि रेनेरा ने उससे कुछ छिपाया है। सच्चाई जानने के लिए वह क्रिस्टन कोल से बात करती है, लेकिन क्रिस्टन गलत समझ बैठता है कि एलिसेंट को सब कुछ पहले से पता है। भावुक होकर वह खुद ही स्वीकार कर लेता है कि उसका रेनेरा के साथ रिश्ता रहा है। अब एलिसेंट को एहसास हो जाता है कि रेनेरा ने उससे सच नहीं कहा था। कुछ समय बाद रेनेरा और लेनोर की शादी की खुशी में एक भव्य दावत रखी जाती है। इसी दौरान एलिसेंट हरे रंग की पोशाक पहनकर दरबार में प्रवेश करती है। यह सिर्फ एक रंग नहीं था, बल्कि हाईटावर परिवार का संदेश था कि अब वे खुलकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने वाले हैं। उसी दावत में डेमन भी अचानक पहुंच जाता है। वहां रिया रॉयस के रिश्तेदार उससे उसकी पत्नी की मौत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन डेमन बिना जवाब दिए बात टाल देता है। दूसरी तरफ लेनोर का सबसे करीबी साथी सर जॉफ्री लॉनमाउथ यह समझ जाता है कि रेनेरा और क्रिस्टन के बीच कुछ था। वह क्रिस्टन से बात करके दोनों के राज को सुरक्षित रखने की बात करता है, लेकिन क्रिस्टन इसे धमकी समझ लेता है। गुस्से में वह सबके सामने जॉफ्री पर टूट पड़ता है और उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। दावत देखते ही देखते मातम में बदल जाती है। स्थिति बिगड़ती देखकर उसी रात बिना किसी बड़े समारोह के रेनेरा और लेनोर की शादी करा दी जाती है। शादी पूरी होते ही राजा विसेरिस अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उधर अपने किए पर पछताते हुए क्रिस्टन कोल अपनी जान लेने का फैसला करता है, लेकिन आखिरी समय पर एलिसेंट वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। यहीं खत्म होता है यह एपिसोड, जहां एक शादी ने दो बड़े घरानों को तो जोड़ दिया, लेकिन महल के अंदर विश्वास, दोस्ती और रिश्तों की दरारें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। पिछले एपिसोड के बाद पूरे 10 साल बीत चुके हैं। अब रेनेरा टारगेरियन की शादी को भी कई साल हो चुके हैं और वह अपने तीसरे बेटे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद रानी एलिसेंट उसे महल में बुला भेजती है। हालांकि रेनेरा अभी बहुत कमजोर होती है, फिर भी वह अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर खुद राजा के सामने पहुंचती है। बच्चे का नाम जॉफ्री रखा जाता है, लेकिन एलिसेंट एक बार फिर वही बात नोटिस करती है जो वह पहले भी देख चुकी थी। रेनेरा के तीनों बेटे देखने में लेनोर वेलेरियन जैसे बिल्कुल नहीं लगते।
इसी वजह से पूरे महल में यह अफवाह फैल चुकी होती है कि ये बच्चे असल में लेनोर के नहीं हैं। हालांकि राजा विसेरिस इन सभी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता है। उधर एलिसेंट के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा एगॉन अपने छोटे भाई एमंड के साथ मजाक करता है, क्योंकि एमंड अभी तक किसी ड्रैगन का सवार नहीं बन पाया है। एलिसेंट अपने बच्चों को समझाती है कि आने वाले समय में उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक दिन सिंहासन को लेकर संघर्ष होना तय है। इसी बीच सर क्रिस्टन कोल, जो अब किंग्सगार्ड का वरिष्ठ सदस्य बन चुका है, सभी राजकुमारों को युद्ध की ट्रेनिंग देता है। प्रशिक्षण के दौरान वह बार बार सर हार्विन स्ट्रॉन्ग को उकसाता है और इशारों इशारों में कहता है कि रेनेरा के बच्चों का असली पिता वही है। आखिरकार हार्विन अपना गुस्सा खो बैठता है और क्रिस्टन पर हमला कर देता है। इस घटना के बाद पूरे दरबार में फैली अफवाहें और भी मजबूत हो जाती हैं। हार्विन के पिता लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग, जो अब राजा के नए हैंड ऑफ द किंग है, अपने बेटे को समझाते हैं कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ रेनेरा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। उधर हालात संभालने के लिए रेनेरा एक नया प्रस्ताव रखती है। वह चाहती है कि उसका बेटा जैस और एलिसेंट की बेटी हेलिना की शादी कर दी जाए, ताकि दोनों परिवारों के बीच बढ़ती दुश्मनी कम हो सके। राजा विसेरिस को यह सुझाव पसंद आता है, लेकिन एलिसेंट इसे तुरंत ठुकरा देती है। कुछ समय बाद लॉर्ड लायनल अपने बेटे हार्विन को लेकर हेरन हॉल वापस जाने का फैसला करते हैं। रवाना होने से पहले हार्विन रेनेरा और उसके बच्चों से भावुक होकर विदा लेता है। इसी दौरान जैस अपनी मां से पूछता है कि क्या हार्विन ही उसका असली पिता है। रेनेरा सीधे जवाब देने के बजाय बस इतना कहती है कि सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि वह एक टारगेरियन है। दरबार में बढ़ते तनाव को देखकर रेनेरा अपने पूरे परिवार के साथ ड्रैगनस्टोन जाने का फैसला करती है, जहां वह खुद को ज्यादा सुरक्षित समझती है। दूसरी तरफ एलिसेंट अपने विश्वासपात्र लैरिस स्ट्रॉन्ग से कहती है कि काश उसके पिता ओटो हाईटावर फिर से राजा के मुख्य सलाहकार बन जाते। लैरिस इस बात को अपने तरीके से समझता है। वह कुछ कैदियों की मदद से हेरन हॉल में आग लगवा देता है। इस आग में लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग और हार्विन स्ट्रॉन्ग दोनों की मौत हो जाती है। जब एलिसेंट को इस साजिश का पता चलता है तो वह भी हैरान रह जाती है, लेकिन लैरिस उसे याद दिलाता है कि अब उसने यह सब उसके हित में किया है, इसलिए अब एलिसेंट उस पर एहसानमंद है। उधर दूसरी ओर प्रिंस डेमन अपनी पत्नी लेना वेलेरियन और दोनों बेटियों बेला और रैना के साथ पेंटोस में रह रहा होता है। वहां के शासक डेमन को रहने और जमीन देने का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि वह भविष्य के युद्ध में उनकी मदद करे। लेकिन लेना महसूस करती है कि डेमन अपनी असली जगह और महत्व से दूर भाग रहा है। कुछ समय बाद लेना फिर से गर्भवती होती है, लेकिन बच्चे के जन्म के समय गंभीर परेशानी खड़ी हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह किसी और के फैसले का इंतजार नहीं करती। अपनी आखिरी इच्छा के रूप में वह अपने विशाल ड्रैगन वेगर के पास जाती है और उसे आदेश देती है कि वह अपनी ही आग से उसका अंत कर दे। यहीं खत्म होता है यह एपिसोड, जहां एक तरफ टारगेरियन परिवार के अंदर अविश्वास और साजिशें लगातार बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ डेमन की जिंदगी भी एक और बड़े मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत ड्रिफ्ट मार्क से होती है, जहां लेना वेलेरियन के अंतिम संस्कार में पूरा टारगेरियन परिवार इकट्ठा होता है। काफी समय बाद रेनेरा और डेमन भी एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुके हैं और एक दूसरे का दर्द समझते हैं। उधर राजा विसेरिस भी डेमन से दोबारा रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन किंग्स लैंडिंग लौटने से मना कर देता है। वही लेनोर वेलेरियन अपनी पत्नी रेनेरा से पूरी तरह दूर हो चुका होता है और अकेले ही अपने दुख में डूबा रहता है। रात होने के बाद रेनेरा और डेमन समुद्र किनारे मिलते हैं। यहीं दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब उन्हें साथ रहना चाहिए। इसी रात एक और बड़ी घटना घटती है। प्रिंस एमंड, जिसके पास अब तक अपना कोई ड्रैगन नहीं था, चुपके से अकेला निकलता है और लेना का विशाल ड्रैगन वेगर अपने वश में कर लेता है। अब एमंड पूरे राज्य के सबसे शक्तिशाली ड्रैगनों में से एक का सवार बन चुका था। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो रैना, बेला, जेस और ल्यूक उसका रास्ता रोक लेते हैं। रैना कहती है कि वेगर उसकी मां का ड्रैगन था,
और सबसे पहले उस पर उसका हक था। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल जाती है। लड़ाई के दौरान एमंड सभी बच्चों पर भारी पड़ता है। आखिर में ल्यूक अपनी जान बचाने के लिए चाकू निकालता है और एमंड की बाईं आंख काट देता है। अगली सुबह यह मामला राजा विसेरिस के सामने पहुंचता है। एलिसेंट मांग करती है कि जिस तरह एमंड ने अपनी आंख खोई है उसी तरह ल्यूक की भी एक आंख निकाल दी जाए, लेकिन विसेरिस ऐसा करने से साफ मना कर देता है। गुस्से में एलिसेंट खुद राजा का वेलेरियन स्टील का खंजर उठाकर ल्यूक पर हमला करने की कोशिश करती है। रेनेरा बीच में आ जाती है, जिससे खंजर उसकी बांह पर लग जाता है। महल में पहली बार दोनों पक्ष खुलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान एमंड सबके सामने कह देता है कि रेनेरा के बेटे असली वेलेरियन नहीं हैं। यह सुनकर विसेरिस आग बबूला हो जाता है। वो ऐलान करता है कि आज के बाद जिसने भी उसके नातियों की वैधता पर सवाल उठाया उसकी जीभ काट दी जाएगी। दूसरी तरफ रेनीज अपने पति कॉर्लिस से कहती है कि भविष्य में ड्रिफ्ट मार्क की गद्दी उनके असली खून यानी बेला को मिलनी चाहिए, लेकिन कॉर्लिस साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि इतिहास सिर्फ खून को नहीं बल्कि नाम को याद रखता है। उधर लेनोर रेनेरा से वादा करता है कि अब वो एक अच्छे पति की तरह उसका साथ देगा, लेकिन दोनों जानते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी निभाने तक ही सीमित है। इसी बीच ओटो हाइटावर, जो फिर से हैंड ऑफ द किंग बन चुका है, एलिसेंट के बदलते स्वभाव से खुश होता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब उनका परिवार सत्ता की लड़ाई जीत सकता है। दूसरी तरफ रेनेरा और डेमन भी समझ जाते हैं कि अगर उन्हें अपने दुश्मनों का सामना करना है तो अब उन्हें एक होना पड़ेगा। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, लेनोर अभी जिंदा था। इसके बाद डेमन एक गुप्त योजना बनाता है। वो सर कार्ल कॉरे से मिलता है, जो लेनोर का सबसे करीबी साथी था। कुछ समय बाद महल में कार्ल और लेनोर के बीच तलवारबाजी होती है। लोगों को लगता है कि कार्ल ने लेनोर की हत्या कर दी। बाद में आग में जली हुई एक लाश मिलती है, जिसे देखकर सभी यही मान लेते हैं कि लेनोर मर चुका है। इस खबर से कॉर्लिस और रेनीस पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। असल में यह सब डेमन और रेनेरा की योजना थी। उन्होंने लेनोर की मौत का नाटक रचा था ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर आजादी से कहीं दूर नई शुरुआत कर सके। लेनोर और कार्ल चुपचाप एक जहाज में बैठकर वेस्ट्रॉस छोड़ देते हैं। उधर सबकी नजरों में लेनोर की मौत हो चुकी होती है। इस घटना के तुरंत बाद डेमन और रेनेरा पुरानी वेलेरियन परंपरा के अनुसार शादी कर लेते हैं। अब दोनों सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि आने वाली सत्ता की लड़ाई में एक ही पक्ष बन चुके थे। यहीं खत्म होता है यह एपिसोड, जहां टारगेरियन परिवार दो हिस्सों में पूरी तरह बंट चुका है और अब आयरन थ्रोन की जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पिछले एपिसोड के बाद पूरे 6 साल बीत चुके हैं। इस दौरान लॉर्ड कॉर्लिस स्टेपस्टोन्स में लड़ाई के दौरान बुरी तरह घायल हो जाते हैं। यह खबर फैलते ही उनके छोटे भाई वेमंड वेलेरियन ड्रिफ्टमार्क की गद्दी पर अपना दावा पेश कर देते हैं। वो खुलकर कहता है कि ल्यूक यानी रेनेरा का बेटा लेनोर वेलेरियन का असली बेटा डजन है, इसलिए उसे ड्रिफ्टमार्क का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। यह खबर मिलते ही रेनेरा और डेमन अपने पूरे परिवार के साथ वापस किंग्स लैंडिंग पहुंचते हैं ताकि ल्यूक का पक्ष रख सकें। महल पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि अब वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। एलिसेंट और ओटो हाइटावर ही लगभग पूरे राज्य का काम संभाल रहे हैं। वहीं राजा विसेरिस अब बहुत बूढ़े, कमजोर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें ज्यादातर समय दवाओं के असर में रखा जाता है। इसी बीच पता चलता है कि मिसारिया, जिसे कभी डेमन की साथी के रूप में देखा गया था, अब किंग्स लैंडिंग में एक बेहद प्रभावशाली महिला बन चुकी है। उसके जासूस महल के अंदर तक मौजूद हैं और हर खबर उस तक पहुंचती रहती है। दूसरी तरफ एगॉन अब अपनी बहन हेलिना से शादी कर चुका है, लेकिन उसका स्वभाव पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका है। उसकी एक शर्मनाक हरकत को एलिसेंट दबा देती है ताकि शाही परिवार की बदनामी न हो। उधर रेनेरा रेनीस वेलेरियन का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। वो प्रस्ताव रखती है कि उसका बेटा जेस रेनीस की पोती बेला से शादी करेगा और ल्यूक रैना से विवाह करेगा।
इस तरह दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रेनीस उस समय कोई वादा नहीं करती। कुछ समय बाद ड्रिफ्ट मार्क के उत्तराधिकारी का फैसला करने के लिए दरबार लगाया जाता है। ओटो हाईटावर इस मामले की सुनवाई कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि फैसला वेमंड के पक्ष में जाएगा। लेकिन तभी बहुत मुश्किल से चलते हुए राजा विसेरिस खुद दरबार में पहुंचते हैं। डेमन उन्हें सहारा देकर आयरन थ्रोन तक ले जाता है। पूरे दरबार के सामने विसेरिस साफ कह देते हैं कि ल्यूक ही ड्रिफ्ट मार्क का असली उत्तराधिकारी रहेगा। इसके बाद रेनीस भी इस फैसले का समर्थन कर देती है। अपनी हार देखकर वेमंड गुस्से में रेनेरा को अपमानित करता है और उसके बच्चों को नाजायज कह देता है। यह सुनकर विसेरिस उसकी जीभ काटने का आदेश देते हैं, लेकिन आदेश पूरा होने से पहले ही डेमन अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में वेमंड का सिर धड़ से अलग कर देता है। मामला वहीं खत्म हो जाता है। उस रात पूरे शाही परिवार के लिए एक दावत रखी जाती है। कई सालों बाद पहली बार सभी लोग एक ही मेज पर साथ बैठते हैं। राजा विसेरिस सभी से अपने पुराने झगड़े भुलाने की विनती करते हैं। उनकी बात सुनकर रेनेरा एलिसेंट का सम्मान करती है और उसके द्वारा राजा की देखभाल के लिए धन्यवाद देती है। जवाब में एलिसेंट भी कहती है कि रेनेरा एक अच्छी रानी साबित होगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद परिवार के रिश्ते फिर से सुधर रहे हैं, लेकिन राजा के जाने के बाद माहौल फिर बिगड़ जाता है। एमंड जानबूझकर रेनेरा के बेटों को उकसाता है। दोनों पक्षों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार डेमन बीच में आकर मामला शांत करा देता है। अगले दिन रेनेरा अपने परिवार के साथ वापस ड्रैगनस्टोन लौट जाती है। इधर महल में राजा विसेरिस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। उन्हें भ्रम हो जाता है कि उनके सामने एलिसेंट नहीं बल्कि रेनेरा खड़ी है। वो एगॉन द कॉन्करर के उस पुराने सपने के बारे में बड़बड़ाने लगते हैं जिसमें भविष्य के एक चुने हुए राजा का जिक्र था। लेकिन एलिसेंट उनकी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि मरते समय राजा अपने बेटे एगॉन को अगला राजा बनाना चाहते थे। कुछ ही पलों बाद राजा विसेरिस टारगेरियन अपनी आखिरी सांस लेते हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। यहीं खत्म होता है यह एपिसोड और अब राजा की मौत के साथ ही आयरन थ्रोन के लिए शुरू होने वाली सबसे खूनी लड़ाई का रास्ता पूरी तरह खुल चुका है। एपिसोड की शुरुआत राजा विसेरिस की मौत के तुरंत बाद होती है। एलिसेंट सभी को बताती है कि मरने से पहले राजा चाहते थे कि उनका बेटा एगॉन ही अगला राजा बने। हालांकि असलियत में एलिसेंट ने राजा की आखिरी बात का गलत मतलब निकाला था। इसके बाद ओटो हाईटावर राजा की मौत की खबर कुछ समय तक छिपा कर रखता है और तुरंत स्मॉल काउंसिल की बैठक बुलाता है। बैठक में पता चलता है कि ओटो और उसके कई समर्थक पहले से ही एगॉन को राजा बनाने की गुप्त योजना तैयार कर चुके थे। यह सुनकर कुछ लोग हैरान रह जाते हैं। लॉर्ड बिस्बरी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि असली उत्तराधिकारी रेनेरा है। बहस के दौरान सर क्रिस्टन कोल के हाथों उनकी मौत हो जाती है। उधर ओटो चाहता है कि रेनेरा और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। लेकिन एलिसेंट इस बात से साफ इनकार कर देती है। वहीं सर हैरल्ड वेस्टरलिंग भी ऐसे आदेश मानने से मना कर देता है और अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इसके बाद क्रिस्टन कोल को नया लॉर्ड कमांडर बना दिया जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि प्रिंस एगॉन खुद महल से गायब है। इसलिए ओटो और एलिसेंट दोनों अपने अपने लोगों को उसे ढूंढने भेजते हैं। ओटो की तरफ से एरिक और एरिक कारगिल निकलते हैं, जबकि एलिसेंट की तरफ से एमंड और क्रिस्टन कोल उसकी तलाश शुरू करते हैं। एगॉन को ढूंढते हुए वे फ्ली बॉटम पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एगॉन अक्सर ऐसी जगहों पर जाता था जहां बच्चों से जानलेवा लड़ाइयां करवाई जाती थीं। यहीं यह भी सामने आता है कि वहां मौजूद कुछ बच्चों में एगॉन की नाजायज संतानें भी हैं। इसी दौरान मिसारिया को भी राजा की मौत की खबर मिल जाती है। वो एगॉन की जानकारी देने के बदले एक सौदा रखती है। वो चाहती है कि बच्चों की इन खतरनाक लड़ाइयों को हमेशा के लिए बंद किया जाए और उसके जासूसी नेटवर्क को नुकसान न पहुंचाया जाए। आखिरकार एगॉन मिल जाता है, लेकिन उसे लेकर ओटो और एलिसेंट के लोगों के बीच टकराव हो जाता है। अंत में एगॉन एलिसेंट के साथ महल लौट आता है।
दूसरी तरफ ओटो पूरे राज्य के बड़े बड़े लॉर्ड्स को बुलाकर उनसे एगॉन के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहता है। जो लोग मना करते हैं उन्हें या तो कैद कर लिया जाता है या मार दिया जाता है। इसी बीच लैरिस स्ट्रॉन्ग एलिसेंट को बताता है कि व्हाइट वॉर्म यानी मिसारिया अब भी किंग्स लैंडिंग में अपना जासूसी नेटवर्क चला रही है। एलिसेंट के इशारे पर लैरिस उसके ठिकाने में आग लगवा देता है। उधर रेनीज टारगेरियन को महल में कैद रखा जाता है ताकि वह एगॉन का समर्थन करे, लेकिन रेनीज साफ इनकार कर देती है। बाद में सर एरिक कारगिल उसकी मदद करता है और दोनों महल से भाग निकलते हैं। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य के सामने ड्रैगन पिट में एगॉन का राज्याभिषेक आयोजित किया जाता है। ओटो हाईटावर राजा विसेरिस की मौत का ऐलान करता है और सर क्रिस्टन कोल एगॉन के सिर पर ताज रखकर उसे नया राजा घोषित कर देता है। भीड़ नए राजा के सम्मान में जयकारे लगाने लगती है, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है। अगले ही पल रेनीज अपने ड्रैगन मेलिस के साथ ड्रैगन पिट की जमीन तोड़ते हुए बाहर निकलती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रेनीज के सामने पूरा शाही परिवार खड़ा होता है। वो चाहे तो उसी पल एगॉन, एलिसेंट, ओटो और एमंड समेत सभी को खत्म कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। कुछ पल तक सभी को चेतावनी देने के बाद रेनीज अपने ड्रैगन के साथ वहां से उड़ जाती है। यहीं खत्म होता है ये एपिसोड, और अब एक ही सिंहासन पर दो अलग अलग दावे हो चुके हैं। दूसरी तरफ रेनेरा को अभी तक ये भी नहीं पता कि किंग्स लैंडिंग में उसके खिलाफ नई सत्ता बैठ चुकी है। एपिसोड की शुरुआत ड्रैगन स्टोन से होती है। ल्यूक अभी भी ड्रिफ्ट मार्क का उत्तराधिकारी बनने की जिम्मेदारी को लेकर परेशान होता है। उसी समय रेनीज वहां पहुंचती है और रेनेरा व डेमन को दो बड़ी खबरें देती है। पहली, राजा विसेरिस की मौत हो चुकी है, और दूसरी, एगॉन को किंग्स लैंडिंग में नया राजा घोषित कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही रेनेरा को गहरा सदमा लगता है। तनाव और दुख की वजह से उसे समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। काफी तकलीफ के बाद वो एक मृत बच्ची को जन्म देती है। उधर डेमन को पूरा यकीन होता है कि विसेरिस की मौत स्वाभाविक नहीं थी। वो तुरंत उन सभी घरानों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर देता है जो अब भी रेनेरा के वफादार हैं। इसी दौरान सर एरिक कारगिल ड्रैगनस्टोन पहुंचता है। वो अपने साथ राजा विसेरिस का ताज लेकर आता है और उसे रेनेरा को सौंप देता है। इसके बाद डेमन सबके सामने रेनेरा को 7 राज्यों की असली रानी घोषित कर देता है। कुछ समय बाद ओटो हाईटावर शांति का प्रस्ताव लेकर ड्रैगनस्टोन आता है। वो कहता है कि अगर रेनेरा एगॉन को अपना राजा मान ले तो उसे, उसके बच्चों और उसके समर्थकों को माफ कर दिया जाएगा। साथ ही एलिसेंट की तरफ से एक पुरानी यादगार भी रेनेरा को दी जाती है। रेनेरा तुरंत युद्ध का फैसला नहीं करती। वो जानती है कि अगर टारगेरियन परिवार आपस में ही लड़ने लगा तो भविष्य में आने वाले उस बड़े खतरे का सामना करना मुश्किल होगा, जिसकी भविष्यवाणी कभी एगॉन द कॉन्करर ने की थी। लेकिन डेमन इस बात से नाराज हो जाता है। उसे पता चलता है कि विसेरिस ने यह भविष्यवाणी सिर्फ रेनेरा को बताई थी, उसे नहीं। गुस्से में वो रेनेरा के साथ भी बदसलूकी कर बैठता है। इसी बीच लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन, जो अब पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं, आखिरकार रेनेरा का साथ देने का फैसला करते हैं। वो अपनी पूरी नौसेना रेनेरा के पक्ष में देने का ऐलान करते हैं। अब युद्ध की तैयारियां तेज हो जाती हैं। रेनेरा फैसला करती है कि पहले दूसरे बड़े घरानों का समर्थन हासिल किया जाए। वो अपने बड़े बेटे जेस को हाउस एरिन और हाउस स्टार्क के पास भेजती है। वहीं ल्यूक को हाउस बराथियन के पास संदेश लेकर भेजा जाता है। दूसरी तरफ डेमन ड्रैगन माउंट की गुफाओं में जाकर एक विशाल और बेहद पुराने ड्रैगन को जगाने की कोशिश करता है ताकि आने वाले युद्ध में उनकी ताकत और बढ़ सके। उधर ल्यूक अपने ड्रैगन एरैक्स पर सवार होकर स्टॉर्म्स एंड पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि प्रिंस एमंड पहले से ही अपने विशाल ड्रैगन वेगर के साथ मौजूद है। ल्यूक लॉर्ड बोरोस बराथियन को रेनेरा का संदेश देता है और उन्हें उनके पिता की पुरानी शपथ याद दिलाता है। लेकिन बोरोस बताते हैं कि एगॉन पहले ही उनके परिवार से राजनीतिक रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव दे चुका है। रेनेरा की तरफ से ऐसा कोई नया प्रस्ताव नहीं होने के कारण बोरोस उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं।
ल्यूक बिना किसी लड़ाई के वहां से वापस लौटने लगता है, लेकिन एमंड उसे जाने नहीं देना चाहता। वो ल्यूक से कहता है कि सालों पहले उसकी आंख जाने का बदला लेने के लिए अब ल्यूक भी अपनी एक आंख निकाल कर दे। ल्यूक ऐसा करने से मना कर देता है। बोरोज अपने महल के अंदर लड़ाई की इजाजत नहीं देता और ल्यूक को सुरक्षित निकल जाने का आदेश देता है। ल्यूक अपने ड्रैगन पर उड़ जाता है, लेकिन एमंड अपने विशाल ड्रैगन वेगर पर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों एक भयंकर तूफान के बीच पहुंच जाते हैं। ड्रैगनों को संभालना मुश्किल होने लगता है। डरे हुए एरैक्स अचानक वेगर पर हमला कर देता है। इससे वेगर बेकाबू हो जाता है। एमंड उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वेगर एक ही झटके में एरैक्स और ल्यूक दोनों को निगल जाता है। एमंड यह सब देखकर खुद भी स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसका इरादा ल्यूक को मारने का नहीं था। यहीं खत्म होता है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1, जहां एक मासूम राजकुमार की मौत के साथ टारगेरियन गृहयुद्ध की पहली चिंगारी भड़क चुकी है। अब ब्लैक्स और ग्रीन्स के बीच होने वाला यह युद्ध पूरे वेस्टेरोस की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसी ही नई और जबरदस्त फिल्मों की कहानी सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली फिल्म की एक और शानदार कहानी के साथ।